मंत्री के बेटे के चमोली प्रकरण का बड़ा खुलासा। उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य का सुपुत्र पुलकित आर्य आखिर कैसे पहुंचा चमोली? मंत्री के बेटे ने कैसे किया लॉकडाउन का उल्लंघन? दरअसल 22 मई को राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य का सुपुत्र पुलकित आर्य लॉकडाउन के चलते हरिद्वार से सीधे चमोली जा पहुंचा था। वहां पर उन्हें ग्रामीणों द्वारा रोका गया। उसके बाद ई पास को लेकर काफी बहसबाजी हुई और फिर इसी बात का इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ कि ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर धरना भी दे डाला। ग्रामीणों की शिकायत पर क्षेत्र के पुलिस पटवारी मौके पर पहुंचे। इनके कागज देखे, अभिलेखों से इनका कोई भी आदेश इनके पास उपलब्ध नहीं है। हमने मामले की पड़ताल की तो पाया इनके पास सरकारी अनुमति पत्र था, जिसकी पुष्टि स्वयं एसडीएम अनिल चनियाल ने हिंदुस्तान को दिए बयान में की। अब ये तो जांच का विषय है कि आखिर किसके दबाव में पटवारी गलत बयान दे रहे हैं। इस मामले की पूरी पड़ताल करने के लिए हम आ पहुंचे हैं पुलकित आर्य के मित्र शक्ति त्यागी के पास, जो कि उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बिना पास के चमोली पहुंचे कैसे? असल में बिना पास के चमोली दूर की बात है, आप शिवपुरी नहीं जा सकते। चमोली से पहले 5 जिले और 13 बैरिकेडिंग पड़ते हैं। हम कोई मिस्टर इंडिया होकर नहीं गए थे, हम बकायदा रोड से गए थे। हम अपना पास दिखा के गए थे। जब हमको गांव वालों ने रोका और वो सब ड्रामा किया तो हमने अधिकारियों को, एसडीएम साहब को पास दिखाया अपना, और उसी पास के द्वारा हम लोग वापस आए। और आपका चमोली जाने का उद्देश्य क्या था? हम लोग वहाँ दालों का, मसालों का आज से नहीं पिछले 5 साल से वो बाजार उपलब्ध करवा रहे हैं। इन गांव के छोटे छोटे जो हमारे कलेक्टिंग सेंटर्स हैं, इनको बाजार उपलब्ध कराने का काम स्वदेशी फार्मेसी करती है। स्वदेशी इसी कंपनी के निदेशक हैं डॉक्टर पुलकित आर्य। जानते हैं आखिर जब पहाड़ में दालों मसालों का कोई सीजन ही नहीं है, ऐसे में वो कैसे गढ़वाल को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों के मोर देन 400 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो हम गढ़वाल से आयात करते हैं। आप खुद ये बात बताइए कि अगर उस किसान ने अपने खेत में राजमा के बजाय उड़द बो दिया, तो जब दालों का सीजन होगा तो उस समय तो मुझे उड़द मिलेगा ना। तो किसानों को अभी ये बताना होता है कि आपको क्या बोना है। और दूसरी बात ये होती है कि जितने भी किसान अपने खेत में बुआई करते हैं, वो बुआई करते वक्त ये पहले से ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसकी फसल का कटान हमको किसको बेचना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में नई फसल का भी बुआन शुरू होने वाला है। हम बिल्कुल सही समय पर वहां पर पहुंचे और हमने वहां के जो स्थानीय ग्रामीण थे उन लोगों को हमने एडवांस दिया, उन लोगों को हमने पैसा दिया। वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको आवश्यकता, अगर इस समय हम उनको पैसा नहीं देते तो हो सकता है कि शायद वो अगली फसल की बुआई भी नहीं कर पाते। उनको बीज खरीदने हैं, उनको अपने कृषि संयंत्र खरीदने हैं, तो इस वजह से हमको हमारा जाना ही अत्यंत आवश्यक था। तो आइए इनके बयान के पड़ताल के लिए चलते हैं चमोली के उसी गांव के प्रदीप राणा के घर। जो आर्य जी आए थे, तो मेरे पिछले 5 सालों से उनसे संबंध है। और जो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक दालें उगाते हैं, यहाँ के जो मसाले उगाते हैं, तो हमें यहाँ पे उचित मात्रा में मार्केट नहीं मिल पाता है। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि यहाँ पे आके और कुछ बातचीतें करें, तो कुछ गांव के चुनिंदा लोगों ने इसका बहिष्कार किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो आखिर ये चुनिंदा लोग कौन थे जो लॉकडाउन और धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर इस प्रकरण को राजनीतिक तूल देने के लिए धरने पर बैठ गए? जब हमने पूरे मामले की पड़ताल की तो पाया धरने पर बैठा व्यक्ति उस गांव का प्रधान है ही नहीं जहां ये लोग रुके हुए थे, जबकि शक्ति त्यागी द्वारा दिए बयान के अनुसार उन्होंने धरने से एक रात पूर्व ही ग्राम प्रधान को सूचित कर दिया था। तो अगले दिन देश में महामारी एक्ट के चलते धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन कर प्रशासन के सामने धरने पर बैठे लोगों पर प्रशासन द्वारा किस दबाव में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।